नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियांक वशिष्ठ। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, यानी जल, थल और वायु जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनको याद करने का दिन। इस खास दिन पे हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर के.वी. चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ वो जाबाज मौजूद हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में कई दुश्मन देश के जो सैनिक थे उन्हें उनके साथ लोहा लेते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे साथ मौजूद हैं पान सिंह नेगी साहब। सर, स्वागत है आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस इसका ये हम क्यों मनाते हैं, क्या इसके पीछे के कारण हैं, क्या इतिहास है इसके पीछे का सर? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो कि पहले सन 1949 से पहले 11 नवंबर को ये मनाया जाता और इसे जो है यादगार दिवस के नाम पे मनाया जाता था। लेकिन सन 49 के बाद एक डिसीजन लिया गया कि हाईएस्ट लेवल पे इसको हम 7 दिसंबर को मनाया जाए और इस दिन जो है हमारे तीनों सेना के तीनों अंगों द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए गए हैं देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में, उनको याद किया जाता है। और उसके साथ ही जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हमारे सिविल जनता है, उसके और डिफेंस फोर्सेस के बीच में जो है आपसी तालमेल इससे बैठाया जाता है। क्योंकि इसको मनाने के लिए हम पब्लिक में जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, सिविल इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं, चिट्ठी के द्वारा हम उनको लिखते हैं, सब कुछ मेल मिलाप के साथ साथ जो है हम फंड भी इकट्ठा करते हैं। क्योंकि इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे जो वेटरन्स हैं, हमारे जो वीर सैनिक जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, और वो लड़के जो कि यंग एज में हमारे पेंशन आ जाते हैं, क्योंकि फ़ौज को जो है एक यंग प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ती है, तो काफ़ी लोग, हर एक आदमी को प्रमोशन आगे नहीं मिलता है। तो काफ़ी लोग हमारे जो ऐसे होते हैं जो 35 से 40 साल के बीच में उम्र होने के बीच में वो रिटायर आ जाते हैं। और इस प्रकार के लोग और जो अशक्त हो जाते हैं अपने कार्य करने में, और जो वेटरन्स हैं जो शहीद हो जाते हैं, इनकी फैमिलीज़ की जो है वेलफेयर नीड्स को देखते हुए हम जो फ़ंड इकट्ठा करते हैं वो फ़ंड इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस है, बेसिकली है उनको याद करना और इनके फैमिलीज़ को सेटल करना और सिविल और आर्मी के बीच में जो है तालमेल बैठाना। सर, उत्तराखंड क्योंकि एक यहाँ का कहा जाता है कि जल, जंगल और ज़मीन, जो पहाड़ का जो जवानी है, जो पहाड़ का जो वीर हैं, अक्सर ये बात भी कही जाती है क्योंकि आर्मी चीफ खुद उत्तराखंड से हैं। तो क्या खास मायने हैं उत्तराखंड के परिदृश्य से अगर हम बात करें इस सशस्त्र सेना झंडा दिवस के तौर पर? देखिए, उत्तराखंड, मैं एक आपको डाटा देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के ऑलमोस्ट हर एक परिवार से एक आदमी या तो सशस्त्र सेना में या फिर पुलिस, आईटीबीपी, जो सीएपीएफ हैं, उनमें हर एक घर से करीब लगभग एक आदमी है हमारा। और आज के दिन में जो है एक टाइम पे करीबन 60 से 70 हज़ार जो है सैनिक हमारे कार्यरत हैं। और स्टेट में हमारे पास जो रजिस्टर्ड हमारे पास जो नंबर हैं, आज के दिन में करीबन 1,50,000 हमारे जो है सैनिक, भूतपूर्व सैनिक हैं जो कि हमारे स्टेट में है। और ये शायद ही किसी स्टेट का ये भाग्य होगा कि हर एक घर से एक एक आदमी हो और सेना में या सशस्त्र बलों में, कोई भी सिविल में हो या कोई भी हो। और हमारी करीबन 40,000 विधवाएँ हैं। ये शो करता है कि हमारा पहाड़ इस सेना को या सेना के जो प्रोफेशन है उसको किस प्रकार से लेता है। आप ये सोचेंगे कि अगर ये इतनी महिलाएं हैं, इतनी विधवाएं हैं और इतने सैनिक हमारे काम कर रहे हैं, तो लोग बाग शहीद भी होते हैं, उसी प्रोपोर्शन में शहीद भी होते हैं। तो हम अपने दूसरे जब प्रदेशों से तुलना करते हैं तो वहाँ जो है इतने लोग नहीं हैं। और हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंस और एक महत्व वाली बात ये हो जाती है कि हमने इतने लोगों को देखभाल करनी है, इतने वीर नारियों को देखभाल करनी है, इतने अशक्त जो सैनिक हो जाते हैं। आज के दिन में करीबन हमारे पास 500 या 550 सैनिक ऐसे हैं तीनों सेनाओं के जो कि अशक्त हैं। किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के पैर कटे हैं, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि फ़ौज में रहते हुए ये चीज़ें हुई हैं। तो इससे जो फंड हम इकट्ठा करते हैं, हम इन लोगों की परिवार वाले, इनके बच्चों की देखभाल करते हैं और इनकी खुद की देखभाल हम करते हैं। तो इससे ये इम्पोर्टेंस आप
लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस ये इस दिन का आज है। बिल्कुल, अगर सशस्त्र सेना दिवस की बात हो रही हो तो सेना के शौर्य की बात होती है, और ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पान सिंह नेगी जी, जो कि जिनको सेना मेडल मिला है और साथ ही शौर्य चक्र भी इनको मिला है। पान सिंह जी, किस तरीके का अनुभव, क्योंकि जो आप बता रहे थे कि शुरुआत ही आपकी पहले जो वॉर हुई थी, श्रीलंका में वॉर हुआ था 1989 में, तब से हुई थी, तो किस तरीके का अनुभव रहता है एक सेना, एक जो देश की सेवा के लिए जब जवान जाता है सरहद पे, तो किस तरीके का अनुभव रहता है और कैसा, सबसे पहले मैं वो अनुभव जानना चाहूँगा कि किस तरीके का वो पहला अनुभव आपका था? सर, मेरे सेना में शुरुआत हुई श्रीलंका लड़ाई से, और जब वहाँ पर हम सबसे पहले एक तो नए थे, उतना हमको ज्ञान नहीं था, तो वहाँ पर जाने के बाद भी हम वहाँ पर जख्मी हो गए, कैजुअल्टी हुए वहाँ भी। वहाँ से जब हमारी यूनिट वहाँ से वापस आई ग्वालियर होने के बाद हमको दूसरी यूनिट में भेजा गया 10 गढ़वाल में। उसके बाद हम 90 में फिर वहाँ गए श्रीनगर हजरबल कांड में, तो हमारी यूनिट ने वहाँ पर भी अच्छा काम किया। उसके बाद फिर हम वहाँ से 97 में कारगिल में चले गए थे, तो कारगिल में डिफेंस में हमारी यूनिट बैठी हुई थी, और डिफेंस में बैठने के बाद बावजूद हमारी यूनिट को मिला कि आपने पठानकोट जाना है, हमारी एडवांस पार्टी पठानकोट में आ चुकी थी। और फिर वहाँ पर क्या हो, तब तक घुसपैठ हो गया तो फोर जाट की जो यूनिट थी बटालिक में, तो उनकी 2 पोस्ट में कब्जा हो गया था। तो हमारे यहाँ रियर में जो आदमी छुट्टी से आए थे, एमटी वाले थे, उनको बोला कि भाई आपके साथ मेजर रोहित गौड़ साहब हैं और आपकी टीम रवाना हो गई अभी। तो हम 80 आदमी वहाँ बटालिक के लिए रवाना हो गए। तो हम थक चुके थे, तो थक चुके के बाद हमने क्या, कैप्टन साहब मेजर रोहित साहब को बोला हमने कि साहब ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद हमने जब ब्रेक किया तो कुछ लड़के उसमें बीड़ी पीने वाले थे, पहाड़ी लोग बीड़ी पीते, ज़्यादातर बीड़ी पीते, तो जो पुराने लोग बीड़ी पीने लगे गड्ढे में। तो तब पाकिस्तान ने ऊपर से देख लिया, जो उन्होंने पोस्ट कब्जा करी थी उन्होंने ऊपर से फायर कर दी। तो हमारा तो हवलदार सज्जन सिंह था, तो उसने काफ़ी वो जो लड़के हमारे 12-13 आदमी कैजुअल्टी हो गए थे उनको नीचे लाया, और उनको फिर उसके बाद उनको नीचे रखे, तो 2-3 आदमियों का हाथ पाँव गल गए थे बर्फ़ से, तो 12 आदमी तो खत्म वहीं पर जख्मी हो गए थे। उसके बाद हम वहाँ से फिर एडवांस हुए, फिर उन्होंने वहाँ से फायर करते जब हम लोग वहाँ ऊपर पहुँचे, तो वहाँ पर करने के बाद वो हमने फायर किया, कब्जा किया वहाँ, तो 2 पोस्ट डर के मारे भाग गया और एक को हमने कब्जा किया। तब पीछे से फिर रेनफोर्समेंट आई, दूसरी यूनिट आई, तो तब जाके उन्होंने वहाँ कब्जा किया। हम फिर वहाँ से वापस आ गए यूनिट में आते हुए फिर हमने क्या किया कि जो अपने जख्मी आदमी थे उनको वापस लेके यूनिट में पहुँच गए। किस तरीके का अनुभव रहता है जब ये उस टाइम हम काफ़ी पुराने हो गए थे, और जो नए लड़के थे वो पत्थर के ऊपर बैठ गए, और जो पुराने थे वो नीचे बैठे हुए थे, तो हम लोग बीड़ी पीने लगे, और तो वो तो बच गए जो पुराने आदमी है। और जो नया आदमी होता है वो क्या है कि थोड़ा ऐसे चलता है, तो उन्होंने बोला हम तो बीड़ी पीते नहीं, हम ऊपर बैठ गए। तो वही आदमी क्या होता है कि आर्ट लेके, जो पुराना आदमी तो आर्ट का इस्तेमाल करता है अपने छुपाव में, तो वही होता है अनुभव, वही होता है कि पुराने आदमी को थोड़ा अनुभव ज़्यादा होता है, नए आदमी को उतना अनुभव नहीं होता लड़ाई में। अच्छा, जब युद्ध चल रहा होता है, या जो आज जैसा कि आपने पूरा किस्सा बताया, कई जो हमारे वीर सैनिक होते हैं देश के लिए शहादत भी उनकी हो जाती है, तो वो जो क्षण होता है कि देश के लिए आपको लड़ते रहना है, और साथ ही आपके जो कुछ जो साथी हैं या जो आपके साथ लड़ रहे हैं उनकी शहादत हो जाती है, तो किस तरीके से ये अनुभव रहता है, और देश सेवा भी है और साथी को भी देखना है, तो ये कैसे आप तालमेल? उस टाइम हमको अपना घर नहीं दिखाना पड़ता, हमारा साथी हमारा भाई, वो ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारा साथ, हमारा भाई, सब कुछ हमारा यही है। तो हमने क्या करना कि उस समय हमको क्या होता है, जब लड़ाई लग जाती है या कोई भी चीज़ ये होता है, तो उस समय हमको देखना पड़ता है कि भाई अब हमने मरना है, देश के लिए लड़ना है, तो हमको भागना नहीं है, आगे बढ़ना, हमने पीछे नहीं बढ़ना, मतलब पीछे नहीं भागना है। तो उस समय आदमी क्या होता है, जोश आ जाता है कि चलो भाई सब एक साथ चलते हैं और एक साथ हम आगे दुश्मन को खदेड़ेंगे। तो उस समय आदमी के ऊपर जोश की भावनाएँ होती हैं। और बद्र विशाल का वो है कि सीधा बद्र विशाल का जब हम करते हैं तो वहाँ पर बद्र विशाल की जय बोल के अतः हम लड़ाई जीतते हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने किया है, आपने 2 क्वेश्चन पूछे कि एक तो काम पूरा करना है और दूसरा है जो कैजुअल्टी हो जाती है उनका। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पीस स्टेशन में होते हैं, यूनिट की यही ट्रेनिंग होती है ना, कि किस प्रकार से हम लड़ाई लड़ेंगे, किस प्रकार से हम अपने लोगों को जो कैजुअल्टी हो जाती है उसको कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे। और ये मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि पलटन करीबन पलटन में 800 या 10,000 जवान होता है, हर एक का अलग अलग टास्क होता है। कोई उसमें लड़ने वाले होते हैं, कोई पीछे जो है सप्लाई करने वाले होते हैं, और कोई उसमें जो है कैजुअल्टी लाने वाले भी होते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग, हाँ, कोई एडम ड्यूटी पे होता है, कोई ड्राइवर्स होते हैं,
कोई मेडिकल वाले होते हैं, जैसे मेडिकल प्लेटून होती है, तो उनका काम ही होता है कि भाई जो लड़का घायल हो जाता है उसकी जो है पट्टी वट्टी उसी जगह पे करना है पहले, तब तक कि पीछे से जो है उनको लेने वाले ना आ जाएं। पहाड़ों में जो है ये दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि पहाड़ में रोड नहीं होती है, वहाँ पे तो अपने कंधे में उनको लेके आना है हमने, या खच्चर अगर जा सकता है, कहीं पे छुपी हुई जगह है उस समय जाते तो उस पर खच्चर पे लाते हैं, नहीं तो अपने कंधे पे उसको ले आना है। तो ये पीस टाइम में बहुत ये हमारी यही ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग जो है हमारे को लड़ाई में जाके अप्लाई करना पड़ता है, काम आती है वहाँ पे। जैसे इन्होंने बोला साहब ने अभी कि पुराने आदमी को एक्सपीरियंस जो होता है तो वो आड़ लेके बैठते हैं। आड़ का इस्तेमाल भी एक हमारा सब्जेक्ट होता है जब हम ट्रेनिंग करते हैं कि आड़ किस प्रकार की आड़ होती है, कोई ऊंची होती है, कोई नीची होती है, कोई फ्लैट होता है ना, घर की आड़, पेड़ों की आड़ कैसे होती है, तो ये सब सिखाया जाता है। जो पुराने आदमी जो है उनको एक्सपीरियंस होता है, नए आदमी जो एकदम से पहली बार लड़ाई में जा रहा है उसको हमको सिखाना पड़ता है थोड़ी बहुत। और दूसरी ये है कि एज ए टीम, जो आपने बोला कि डर लगता है नहीं लगता है करके, शुरू में जो नया आदमी होगा वो डरेगा, हल्का सा डरता है, लेकिन एज ए टीम हम जाते हैं, करीबन 10-12 आदमी मिनिमम जाता है, जैसे कोई भी जाता है, नहीं तो हमारी करीब एक कंपनी जैसे 120 आदमी की जो एक कंपनी होती है, हम इकट्ठे ही जाते हैं किसी लड़ाई में, इकट्ठा कैप्चर करने के लिए अलग अलग फेज़ में वो जाते हैं। तो शुरू के जो फायर होता है उससे हर एक को डर लगता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मतलब हर आदमी निडर होता है, पर शुरू में डर लगता है। उसके बाद जो आपको टास्क याद होता है, जो आपको टास्क मिला होता है, पलटन की इज्जत होती है कि एक पलटन की इज्जत होती है, उसको ध्यान में रखते हुए लोग बाग जो है उस टास्क को जो है कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि लगातार बात चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार जो सैनिकों के लिए अलग अलग स्कीम्स चलाती है, या जो हमारे जो सैनिकों की विधवाएं हैं उनके लिए भी काम होते हैं, एक सैन्य धाम की बात भी आ रही है उत्तराखंड में, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हर घर से यहाँ सेना में कोई ना कोई एक बेटा होता है, और ये कहा भी जाता है, प्रधानमंत्री जी भी खुद इस बात को कह चुके कई बार। तो सैन्य धाम को लेकर किस तरीके से उत्तराखंड के लिहाज से ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये चौथे धाम की जो बात होती है, सैन्य धाम के रूप में इसको विकसित करने की बात होती है। ये भी करीबन पिछले एक महीने जो एक कॉन्क्लेव हुआ था अमर उजाला का, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अनाउंस किया था कि 4 धाम तो हमारे हैं, 5वां धाम जो है सैन्य धाम बनेगा यहाँ पे। तो वो एक बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बोला कि हर घर से लगभग एक आदमी तो है ही है, कम से कम एक आदमी हमारा फ़ौज में है, या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस में है। तो उसको देखते हुए एक बहुत बढ़िया चीज़ ये है। और जब सैन्य धाम बनेगा, ये एक जो हमारा जो वॉर मेमोरियल टाइप बनेगा, जिसमें कि पूरे प्रदेश के जितने भी लोगों ने शहादत दी है, जितनों ने भी कुर्बानी दी है, चाहे एयरफोर्स में हो, नेवी में हो या आर्मी में हो, उनके नाम लिखे जाएंगे उसमें, उनके बारे में लिखा जाएगा क्या उन्होंने मतलब कार्य किया। और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक जो एम है उसको एक एज ए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने के लिए भी है, जहाँ के लोग बाग जाएं, चाहे लोकल लोग बाग हो या बाहर से जो है उनको जानकारी मिले, और साथ में वो पूरा दिन वहाँ बिता सकें। जैसे वहाँ पे गार्डन बनाने हैं, लैंडस्केपिंग करनी है, म्यूज़ियम वहाँ पे होंगे, सेनाओं के बारे में जानकारी वहाँ पे होगी। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा है, और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही जो है इसमें कार्रवाई चलेगी और ये काम पूरा हो जाएगा। अच्छा नेगी जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि लगातार हम देखते हैं कि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कई हमारे जाबाज जो हैं, जो वीर सैनिक हैं, वो शहीद हुए हैं। अब देखते हैं किस तरीके से देखते हैं आप, जो पिछले कुछ हम 8-10 सालों की अगर हम बात करें तो ये जो पैटर्न है या जो घुसपैठ है, जो पाकिस्तान के या बाकी और देशों के जो ये गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, या इसमें हमारी सेना ने मुँहतोड़ जवाब दिया है, उसके किस तरीके से चेंजेस आए, बदलाव किस तरीके से आए हैं? सब बदलाव तो ऐसा है कि अब देखो, मोदी जी ने तो अभी इजराइल वाली सिस्टम जो है वो कर दिया। तो हमारे क्या है कि जब घुसपैठ इसलिए होता है कि कहीं जैसे हमारे कारगिल में है या बटालिक में है या इस साइड में है, छत्तीसगढ़ अर्जा हमारी, तो वहाँ पर क्या है कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाता है, तो वहाँ पर रहने का वो नहीं है, तो वहाँ से थोड़ा पीछे हट के रहना पड़ता है। तो उनको तो क्या है कि मरना है, मारो या मरो, जो वहाँ के वो है, उनको पैसा लेके भेजते हो, और वो किसी भी हालत में पार करना है, चाहे वो कैसे भी, चाहे वो बर्फ में वो करें चाहे कुछ भी। तो अपना वो एम लेके यहाँ आते हैं। तब वो यहाँ हमारे फौज रहते हैं, तब फौज सब होता है गुथम उनका ये लड़ाई, ये फायर खुलती है।
तो हमारी सेना क्या है कि हमारे अभी जो जैसे अभी साहब ने बोला था कि ये उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हर व्यक्ति सेना में है, फौज हर में परिवार सेना का में एक भर्ती है। बेटा। तो क्या है हमारी यूनिट अभी जैसे कि इधर जंड के साइड में पोस्टों पे बॉर्डर पे लगी हुई है, तो 8-9 यूनिटें हैं। अब कोई पता नहीं कि फैर कहाँ से हो जाए, कभी वो क्या मोटर फेंका जाता है, कभी वो सामने फेंका जाता है, कभी किस समय फेंका जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब उत्तराखंड के सब ज़्यादा क्या सैनिक है, तो इस उनको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर पर रहना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि शहीद तब ज़्यादा सेना हमारी है उत्तराखंड की, तो शहीद इसलिए ज़्यादा उत्तराखंड के नाम भी ज़्यादा आता है कि उत्तराखंड के ज़्यादा यहाँ कुमाऊँ गढ़वाल के। तो इसलिए कि हर जगह में अभी तो मोदी ने काफ़ी रोकथाम कर दी है जब से ये हयात होटल में इसमें घुसपैठ बंद हुआ। अब जम्मू से इधर कोई नहीं सुनाई दे रहा कि अब ये कार्रवाई तो बंद होगी। पहले बहुत वो थी 4-5 साल पहले कि काफ़ी घुसपैठ होता था, दिल्ली तक पहुंच जाते थे। अभी ये क्या हो गया, अभी काफ़ी सेना लगी। तो अच्छा हमारे तो ब्रिगेड साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो हम लगातार जो बात कर रहे हैं कि क्योंकि आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, उस मौके पे हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ही ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि जो योजनाएं विशेष रूप से जो हमारे विधवाएँ हैं या रिटायर्ड जो फ़ौजी हैं या जिनकी शहादत हो चुके हैं, किस तरीके से हमारा जो सैनिक कल्याण निदेशालय है वो किस तरीके से योजनाएँ देता है। और ख़ास तौर से क्योंकि उत्तराखंड की जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, पहाड़ी राज्य है, तो एक एक सैनिक, चाहे वो जो रुद्रप्रयाग से लेकर पिथौरागढ़ हो या देहरादून, हर एक सैनिक जो रिटायर्ड सैनिक है उस तक पूरी जो सुविधा पहुंचे या जो हमारा काम है वो किस तरीके से किया जाता है सर? देखिए, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ तो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं, जो कि हमारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड है जो कि दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और फिर स्टेट लेवल पे हमारे जो है राज्य सैनिक परिषद आते हैं, और हमारे ज़िलों पे जो है हर ज़िले में एक हमारा जिला सैनिक कल्याण ऑफिस है जी। तो ये जो है एक चेन होती है, और ख़ासकर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है इसके अलावा भी जो है, ताकि हमारी जैसे आपने बोला कि पहाड़ियों में रहते हैं लोग बाग, हर एक आदमी शहर इलाके में नहीं है, तो उन तक कैसे आप पहुँचाते हो ये योजनाएँ। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सन 2014 में हर एक ब्लॉक में एक ब्लॉक प्रतिनिधि को नियुक्त किया है, जो कि भूतपूर्व सैनिक ही है। वो हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों से तालमेल रखता है, मोबाइल में या फिजिकली आके भी जो है उनसे तालमेल रखता है। तो जो भी कल्याणकारी योजनाएं चाहे राज्य सरकार देती है या चाहे केंद्र सरकार बनाती है, उनकी सब पॉलिसी हमारे पास आती हैं, और हम जो है इनको ग्राउंड लेवल पे लास्ट गांव तक जाके ब्लॉक प्रतिनिधि के द्वारा हम इनको बताते हैं और उनका फ़ायदा उनको दिलाते हैं। इसके अलावा भी हमारी मीटिंग चलती रहती हैं, मैं जाता हूं, भ्रमण पे जाता हूं हर ज़िले में। मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्स सर्विसमैन या वीर नारियों से मिलूं, वहां भी मैं इन पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी जो है हर हफ्ते किसी न किसी गाँव में या किसी न किसी ब्लॉक में वो जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो वीर नारीज या ESM से बात करके, वेटरन से बात करके इन पॉलिसियों को जो है बताते हैं और उनकी मदद करते हैं। वहीं पे जिसका वहीं पे काम होना है वहीं पे करते हैं, टीम ले जाकर चलते हैं, और जिसका जो है सैनिक कल्याण ऑफिस में आना है या निदेशालय में आना है वो इधर आके अपना काम करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे मौके भी आते हैं या कि ज़िले में काम ना हो रहा हो, या फिर आप लोगों के पास वो डायरेक्ट जो चाहे हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या चाहे वीर नारियां हैं वो पहुँचें, और आपको लगता हो कि ये कुछ चूक रह गई है उस स्तर पे, या आपके द्वारा फिर कार्रवाई की जाती है, कुछ इस तरीके की बातें? नहीं, अवश्य होता है कोई चीज़। जैसे वैसे तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे 99% जो भी कंप्लेंट या जो भी पॉइंट होते हैं वेटरन्स के या वीर नारीज के, वो जिला सैनिक कल्याण ऑफिस लेवल पे ही वो उनका निस्तारण किया जाता है। कोई भी केस हमारे पास चाहे पर्सनली आए या उनके पत्रों द्वारा हमारे पास मिलता है तो हम उसमें कार्रवाई करते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस को लिखना है या आर्मी हेडक्वार्टर को लिखना है या प्रदेश के साथ हमने उसको कार्रवाई करनी है, तो हम अपने स्तर से भी उसको कार्रवाई करके जो रिस्पेक्टिव जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उसको भी इन्फॉर्म करते हैं, और जिसकी कंप्लेंट हम उसको भी इन्फॉर्म करते हैं। और आजकल तो जैसे आपने पता है CM पोर्टल है, हेल्पलाइन है, तो हमारे काफ़ी भूतपूर्व सैनिक या वीर नारी उसमें भी जो है अपना पॉइंट डालते हैं, एज ए कंप्लेंट हम ग्रीवेंस लेते हैं उसको, और वहाँ पे भी हम उसका निस्तारण करते हैं।
अच्छा पान सिंह जी, एक सवाल मेरा आपसे है। जब कारगिल युद्ध हो गया था उसके बाद अनंतनाग में आपको फिर उग्रवादियों के साथ एक बार आमना सामना हुआ था, जो आप बता रहे थे कि 3 घंटे तक उन्होंने बंदी बना के भी रखा, लेकिन फिर हमारी सेना की जवाबी कार्रवाई रही। तो किस तरीके का वो अनुभव था, क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या रहा उस दिन का जो पूरे, अगर हमें आपसे हमारे दर्शक जानना चाहें तो? सर मैं 36 ट्रिपल में वहाँ पर सेवारत था और मेरी पोस्टिंग आ चुकी थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि शिव साहब थे हमारे ब्रिगेडियर राजा साहब, उन्होंने बोला आप पोस्टिंग नहीं जाएंगे, आप 6 महीना और बढ़ेगा आपका। तो बोला आपने जाना है अभी टीम लेके। मैंने कहा साहब सिक्योरिटी जाती नहीं कभी, कहीं भी अगर उग्रवादी होते हैं या मिलिटेंट होते हैं तो उनके साथ हमको तो आपके साथ चलना है। बोला जी आपकी टीम, आप टीम में जाएंगे। तो वहाँ खबर थी कि दिन में सुबह 9 बजे सेब के बगीचे में 3 उग्रवादी हैं, मतलब बिल्कुल। तो हमारी 2 टीम बनी, एक मेजर गिल साहब की बनी, एक हमारे सुधा साहब की टीम बनी। 2 टीम 16 आदमी की टीम बनी, जिसमें हमारे साथ 3 एक्स मिलिटेंट भी थे हमारे साथ, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो 13 आदमी हम सेना के थे और 3 एक्स मिलिटेंट थे, इगवानी बोलते हैं उनको जी। तो हम चले गए जी, तो 2 गाड़ियों में हम सिविल गाड़ी में चले गए। तो हम जगह जगह से 2 आदमी का स्टॉप बिठा दिया और 3 आदमी हम और 3 एक्स मिलिटेंट सर्च करने की शुरू कर दिया हमने। जब सर्च शुरू किया तो हमको कहीं कुछ नज़र नहीं आया। तो सेब के बगीचे से किसी घर में चले गए, दूर, मतलब काफ़ी 2-3 किलोमीटर दूर घर में चले गए। तो हमने कहा कुछ नहीं, अब चलो वापस। तो हम भी वापस आ रहे थे, 6 आदमी थे। तो उसके बाद जब क्या हुआ कि घर में मैंने देखा वहाँ से कोई बुढ़ी, मतलब एक और लेडी थी जो भाग रही थी। तो मेरे को शक हो गया, मैंने कहा इस घर में कुछ लग रहा है मेरे को। तो 3 लड़कियाँ उस घर से बाहर ताला लगा के और भाग रही थी। तो मैंने उनको बोला भाई इस लड़कियों को पकड़ो। तो उन्होंने लड़कियों को पकड़ा तो पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा चाय पिलाओ, तो चाय पिलाया, वो तब ताला तोड़ा, उनका ताला खुला। तो 3 लड़कियां हम अंदर सर्चिंग में चले गए और एक्स मिलिटेंट वहाँ लड़कियों को पूछताछ कर रहे थे। और हमारे सुल्तान साहब और एक लड़का टी के अंदर पीछे मकान के बैक साइड में थे। अच्छा हम अंदर सर्च करें तो 5 कमरे में सर्च कर दिए और 6वां कमरे अंदर से कुंडी लगा रखा था। तो वहाँ उग्रवादी बैठ रखे थे, 2 थे, एक लैट्रिन में बैठा हुआ था, लैट्रिन जा रखा था। उसने देखा कि सेना आ गई तो वो भी लैट्रिन में, वहीं पर लैट्रिन अलग होती है इनकी, गाँव घर से दूर होती है, लकड़ी होती है। तो इन्होंने दरवाज़ा मारा, दरवाज़ा लात मारी। मैंने कहा दरवाज़ा लात मारो। अब मैंने कहा मैं खिड़की से देखता हूँ आगे से, आगे साइड से। तो मैं आगे था, मैंने कहा यहाँ हरकत हो रही है। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो उग्रवादियों ने फायर करके और एक्स मिलिटेंट के जो था उसके हाथ में 3 गोली लगी। और वो भरत सिंह वो भी वहाँ से, और जो पीछे इगवानी थे हमारे और जो साहब भी थे पीछे, उन सब 5 आदमी इकट्ठा हो गए और पीछे चले गए, 400 गज दूर चले गए। और मैं आ गया अकेला, छूट गया। और वो फायर करते करते मैंने भी वहाँ से जम मारा, मैंने सेब की पेड़ की आड़ पकड़ दी। मेरे पीछे लैट्रिन था। अब मेरे को क्या पता कि लैट्रिन के पीछे कोई उग्रवादी है। तो मैंने भी क्या किया कि जब वो फायर करके भाग रहे थे मेरे और, दोनों उग्रवादी, 3 राइफल थी उनके पास। तो मैंने भी फायर करता रहा उन पे। तो एक मैगजीन मेरी निकल गई, पता नहीं चला मतलब कि क्या होगा, क्योंकि डर लगी, मैं अकेला हो गया, मतलब मैंने कहा मरना मन आया। फिर दूसरी मैगजीन निकाले मैंने, दूसरी मैगजीन से मैंने कहा अब एमडे फायर करना पड़ेगा। फिर मैंने उसको क्या हुआ कि जब उग्रवादी भाग रहा था फायर करते, तो मैंने उसको फायर किया तो उसकी खोपड़ी में लगी, एक वहाँ पर गिर गया। तो फायर पावर कम हो गई। जब फायर पावर कम हो गई तो तब दूसरा भाग रहा था, तो फिर उसे हाथ जांग पे ब्रेस्ट लग गया, फायर बंद हो गई। ठीक है, फायर बंद हो गया था। तब पीछे से क्या हुआ कि जो पीछे वाला ने जंप मारा और वो उसने मेरे को पकड़ दिया। मैंने कहा 3 घंटे तक आपको फिर उन्होंने भरत सिंह, मैंने कहा भरत सिंह बल, हाँ। मैंने कहा कौन है? बल आई एम पाकिस्तानी। मैंने कहा आई एम गढ़वाली। तो मैं कांपने लगा। उसने मेरे मैगजीन पकड़ी, उसके बाद गुत्था चला हमारा 2-3 घंटे तक जी। उसके बाद मैंने उसको, एक गोली बची थी मेरे पास, मैंने उसको गोली मारी। फिर वो हथियार लेके अंदर भागा, मैंने कुंडा मारा, वहाँ से फिर मैंने जब मारा मेरा यहाँ, उसने खिड़की से गोली मारी और मैं नीचे गिर गया जी। तब तक हो जाएगी हमारी। बिल्कुल, तो यही इस तरीके की कहानियाँ हैं जो हम अपने देश के जो सेना के जो जाबाज है उनको इसी मौके पे याद करते हैं। सर बहुत सूक्ष्म समय में एक आखिरी जो हमारे जो सैनिक हैं या हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश होगा हमारे सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से, जो आपकी तरफ से, एक बहुत शॉर्ट में? हमारे सैनिकों के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि भाई जो भी हमको जिम्मेवारी दी गई है, आज तक जिस प्रकार से हमने काम किया है, जिस प्रकार के उत्तराखंड के सैनिकों की इज्जत है हर जगह पे और उनके ऊपर भरोसा किया जाता है, मैं ये बोलूँगा कि अच्छी ढंग से, उसी मेहनत से, उसी लगन से, उसी ईमानदारी से आप काम करते रहें, ताकि हमारा देश, हमारी जो है पब्लिक और हमारे इंस्टीट्यूशन जो है सुरक्षित रहें और हमारा जो है उत्तराखंड का नाम जो है हर जगह में, हर पूरे वर्ल्ड में जो है आप अपने अच्छे सोल्जर के नाम पे जो है जाना जाए। और वेटरन्स को जो है मैं ये बोलूँगा कि वेटरन्स
जो है सरकार ने बहुत कुछ जो है हमको दिया है एज ए वेटरन, और हमें जो है सरकार से और भी उम्मीदें हैं। हम उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, और हमारा पूरा भरोसा हमारे सरकार के ऊपर होना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्रीय सरकार हो। हमें पूरा भरोसा है और उन पर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल। तो शायद जो यही बातें हैं जो ऐसे ही हमारे जाबाज हैं पान सिंह जी जैसे, पान सिंह नेगी जी जैसे, जो कि जिनके वजह से जिनके जो शहादत हो या जिनके बलिदान की वजह से आज पूरा देश इस मौके पर हमारे वीर सैनिकों को और सेना के काम को याद करता है। आज की खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड।